हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमास्टर लोकी। दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आज के इस वीडियो में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू लगा रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें मिस कर जाओगे। ठीक है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करके जाओगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाला है। सीजी टेट का जो एग्जाम है 2026 का 1 फरवरी को होने जा रहा है, आप सभी को पता है। आज से सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब इस 2 दिनों में आपको करना क्या है? बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। इसी चीज को देखते हुए बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ नहीं बोलूंगा, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं और गारंटी दे रहा हूं बायोलॉजी में 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आप साइंस का पोर्शन देखोगे, सीजी टेट में पेपर 2 छठवीं से 8वीं क्लास 6 टू क्लास 8 तक का जो पेपर होता है, पेपर 2, है ना। तो उस पेपर 2 में, पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं, उस पेपर 2 में साइंस का पोर्शन होता है कितना? साइंस का पोर्शन होता है 60 नंबर का साइंस आता है, जिसमें कि आपके केमिस्ट्री, ठीक है, आपके फिजिक्स और आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज किया और उससे यह पता चला कि बायो के लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। ठीक है, तो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर साल के 5-5 6 क्वेश्चंस यहां पर इंक्लूड है। लगभग 30-32 क्वेश्चंस यहां पर मैं लाया हूं। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, सीजी टेट का ही है, और है ना, कोई इधर उधर के एग्जाम का नहीं है, सिर्फ सीजी टेट का पिछले 5 साल का क्वेश्चन। लगभग 30 से 32 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस 30 से 32 क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करवाने में लग सकता है 1.5-2 घंटे लग सकता है। बट अगर आप ये 1.5 घंटे बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि 2026 1 फरवरी को सीजी टेट का एग्जाम है, उसमें आपका बायोलॉजी का पूरा 5 से 6 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि ये जो 30-32 क्वेश्चन है रिपीट होके ही आते हैं। हमेशा याद रखना, सीजी व्यापम में क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे, है ना। तो ये जो 30-32 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे ना, तो वहीं से तो क्वेश्चन आना है, टॉपिक तो वही है। एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर, एक्सप्लेनेशन और दूसरे जो ऑप्शंस है, मतलब एक ऑप्शन आंसर होगा, लेकिन जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो क्यों आंसर नहीं है, हर एक ऑप्शन को हम लोग डिटेल में यहां पर पढ़ते जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये तो कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम बायोमास्टर का, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होते ही ये जो पीडीएफ है पूरा, है ना, यहां पर आप देख सकते हैं हर साल के क्वेश्चन ऐसे, और ये उसका एक्सप्लेनेशन, फिर क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेनेशन, ऐसे। तो ये जो पीडीएफ है इसको आप मात्र पढ़ लेंगे, आपकी बायोलॉजी की तैयारी हो जाएगी सीजी टेट में, ठीक है। बहुत मेहनत करके ये पूरा पीडीएफ बनाया हूं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, अभी के अभी वीडियो अपलोड होते ही, ठीक है। तो ये टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और YouTube को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं और बायोलॉजी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहां पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाले हैं। आप चैनल में जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। और हमारे पुराने लर्नर्स हैं, उनको पता ही है। हाँ, इंस्टाग्राम में आप मुझे जरूर फॉलो कर लेना, वहां पर भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करता हूं और वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी क्वेरी अपनी ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, हमारा पेड कोर्स, तो ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी जूलॉजी का टेस्ट सीरीज है, सीजी सेट लाइफ साइंस 2026 के लिए वीडियो कोर्स, और पीजीटी बायोलॉजी का भी वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, यहां पर मैं नंबर लिख देता हूं, इस नंबर पर आप कॉल कर लेना, ठीक है। ठीक है, 306, ठीक है, 83 19 570 306 ये नंबर है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके किसी भी कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा वीडियो, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहीं से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप 1 फरवरी को आकर कमेंट भी करके बताना कि सर आपने जो पढ़ाया था वही आया था। मैं लिख के दे रहा हूं, इन 30-32 क्वेश्चन से ही आपके नए क्वेश्चंस बनेंगे 2026 के सीजी टेट में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बड़े ध्यान से देखना, बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। एबी रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं, क्यों? क्योंकि, ठीक है,
persons with type AB blood group are known as universal recipient because क्यों AB ब्लड ग्रुप, मतलब एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप AB है और वो हर किसी से ब्लड ले सकता है ना, तभी तो बोल रहा है सर्वग्राही। सर्वग्राही मतलब क्या, AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, एक होता है A वाला, एक होता है B, जैसे मेरा B पॉजिटिव है, ठीक है, फिर एक होता है AB और एक होता है O। तो 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। इस चारों प्रकार के रक्त समूह में जो AB वाला है ये सबसे क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है, मतलब ये सर्वग्राही है। क्या है ये, सर्वग्राही है, ठीक है। और O ब्लड ग्रुप क्या होता है, सर्वदाता होता है, मतलब ये सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है। A वाला तो मात्र A से ले सकता है और O से ले सकता है, B वाला मात्र B से ले सकता है और O से ले सकता है, ठीक है। लेकिन AB वाला सबसे ले सकता है और दे किसी को नहीं सकता, और O वाला सिर्फ O से ले सकता है लेकिन सबको दे सकता है ब्लड, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। यहां पर पूछा हमें यही गया है कि AB रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। भाई साहब, एंटीबॉडी पाया जाएगा तो वो तो दूसरे के ब्लड को क्या कर देगा, किल कर देगा ना। एंटीबॉडी क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी एंटीबॉडी है वो बाहर, एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी अणु, है ना। तो एंटीबॉडी जो होते हैं वो बाहर से आने वाले किसी भी चीज को एंटीजन मानते हैं, दुश्मन समझते हैं और उसको किल कर देते हैं, ठीक है। तो भाई एंटीबॉडी अगर AB ब्लड ग्रुप वाले के पास पाया जाएगा तो वो तो किसी से ब्लड ले ही नहीं सकेगा, है ना। बाहर से आने वाला सब चीज उसके लिए एंटीजन रहेगा, ठीक है। तो उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ठीक है, उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाया जाते, ठीक है। उसके रक्त में एंटीजन नहीं पाया जाता, ये गलत हो जाएगा, और उसके रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का अभाव होता है, ये भी गलत है। हमारा आंसर बी हो जाएगा, उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। एंटीबॉडी नहीं है तभी वो सभी ब्लड को ले पा रहा है। एंटीबॉडी रहता तो वो हर किसी के ब्लड को नहीं ले पाता, क्योंकि वो किल कर देता ना, ठीक है, क्लंपिंग हो जाती। अब देखो ये जो टेबल है, यहां से गारंटी है कि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। देखो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप। यहां पर इनके आरबीसी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप ए के पास ए एंटीजन पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी के पास बी एंटीजन पाया जाता है। ये भी पूछा जाएगा ना आपको, ब्लड ग्रुप बी ए बी के पास ए एंड बी एंटीजन दोनों पाया जाता है, और ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है ब्लड ग्रुप ओ के पास, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, अब यहां पर एंटीजन की बात हो रही थी, यहां पर एंटीबॉडी की बात होगी, तो देखो ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, एंटी बी एंटीबॉडी पाया जाएगा, और ब्लड ग्रुप बी के पास एंटी ए एंटीबॉडी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी के पास देखो नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी इसके पास नहीं पाया जाता, इसीलिए ये सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है। और ओ के पास एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है। तो देखो ओ के पास एंटी ए एंटी बी दोनों ब्लड ग्रुप दोनों एंटीबॉडी पाया जा रहा है, इसीलिए वो ब्लड किसी से ले नहीं सकता, वो सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड लेगा, ए और बी से नहीं ले सकता वो, ठीक है। अब देखो यहां पर कैन डोनेट टू, मतलब किसे रक्त दे सकता है, तो क्या ब्लड ग्रुप ए वाला ए को ब्लड दे सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। ए बी को इसलिए दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है इस एंटीजन कहां है, एंटीजन ए से लड़ने के लिए, ठीक है। और फिर बी की बात करें तो ये बी को ब्लड दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि ए बी के पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है जो कि इस बी वाले के एंटीजन से लड़े। याद रखना एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, जिससे कि क्लंपिंग हो जाती है, मौत हो जाती है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसको बी वाले का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा पता है, इनके पास में क्या बोलते हैं, ये जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है इसके पास में एंटी बी है, एंटीबॉडी, तो ये क्या करेगा, इस ब्लड ग्रुप बी के एंटीजन से रिएक्ट कर जाएगा, मतलब इसके बीच में रिएक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए वाले की मौत हो जाएगी, जिसको ब्लड चढ़ाया जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। अगर हम बी वाले को ए का ब्लड दे देते हैं तो बी वाले के पास क्या है, एंटी ए एंटीबॉडी है, मतलब ए वाले के एंटीजन से लड़ने वाला एंटीबॉडी है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा,
रिएक्शन हो जाएगा और इस बी वाले की मौत हो जाएगी। जिसको ब्लड चढ़ाया जाता है उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत चेक करके ब्लड डोनेट किया जाता है। अब देखो इसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं ना, तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? भले एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी तो नहीं है ना भाई, तो ये सबका ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास आने वाले को मारने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये सबका ब्लड ले सकता है, ठीक है। और हाँ, ये सिर्फ दे किसको सकता है? केवल AB को ब्लड दे सकता है क्योंकि इसके पास ना दोनों एंटीजन हैं। अब इसके पास दोनों एंटीजन है तो भाई इधर तो एंटीबॉडी A है तो A वाले से रिएक्ट हो जाएगा, इधर एंटीबॉडी B है तो इधर B से रिएक्ट हो जाएगा, और इसके पास तो दोनों एंटीबॉडी है तो ये तो और खतरनाक है ना। तो इसलिए यहां पर जो हमारा ब्लड ग्रुप AB है वो सिर्फ और सिर्फ AB को ब्लड दे सकता है, लेकिन AB जो है वो सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, ठीक। और अगर बात करते हैं सभी प्रकार को ये ब्लड दे सकता है O जो है सभी को ब्लड दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं। तो एंटीजन नहीं है तो वो दुश्मन की तरह काम ही नहीं करेगा दूसरे के लिए, है ना भाई। कोई एंटीजन नहीं है तो ये एंटी B, इसके पास एंटीजन ही नहीं है तो लड़ेगा कैसे? एंटी A, इसके पास एंटीजन ही नहीं है ना, और इसके पास कोई एंटीजन है भी नहीं और इसके पास कोई एंटीबॉडी है भी नहीं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए O वाला सबको ब्लड दे सकता है, AB वाला सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कैन रिसीव फ्रॉम, किससे किससे वो ब्लड ले सकता है? A वाला किससे ब्लड ले सकता है? A से ले सकता है, O से ले सकता है। B वाला किससे? B से ले सकता है, O से ले सकता है। और ये जो AB वाला है वो सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है। और O वाला सिर्फ और सिर्फ O से ही ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास में एंटीबॉडी दोनों प्रकार का है, तो वो किसी से भी ब्लड ले नहीं सकता, सिर्फ O वाले से लेगा, अपने वाले से ही लेगा, ठीक है। तो इस टेबल को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखो क्योंकि ये जो टेबल है हर बायोलॉजी का, सिर्फ सीजी टेट की ही बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप टीचर भर्ती की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, इस टेबल को अगर याद रखेंगे तो गारंटी है एक क्वेश्चन आपका सही होगा ही होगा, ठीक है। और याद क्या रखना, कॉन्सेप्ट ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। किसके पास कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी होता है ये याद रखोगे तो आपके क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बायो का अगर क्वेश्चन आएगा तो यहां से एक क्वेश्चन आएंगे, और अगर इस टेबल को आप याद रखोगे तो गारंटीड एक क्वेश्चन पक्का है आपका, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, है ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, कोरल रीफ्स आर ट्रॉपिकल, ठीक है, कोरल रीफ्स आर ट्रॉपिकल ओशनिक सिस्टम फाउंड इन शैलो वाटर, ठीक है। बोला जा रहा है प्रवाल भित्तियां उथले पानी की कटिबंधीय सामुद्रिक पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। और उच्च जैव मास उत्पादन और समृद्ध वनस्पति एवं जीवों की विविधता इनकी विशेषता होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमको बताना है, उत्तर का चयन कीजिए। दोनों ही कथन सही है, याद रखना दोनों ही कथन सही है, ठीक है ना। देखो यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। स्टेटमेंट 1 ये बोल रहा है कि कोरल रीफ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल महासागरीय जल ओशनिक वाटर में पाए जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन विशेष रूप से ये शैलो वाटर मतलब कि 50 मीटर से कम गहराई में पाए जाते हैं, समुद्र में पाया जाता है कोरल रीफ, 50 मीटर से कम की गहराई में कोरल रीफ पाए जाते हैं। और ये ट्रॉपिकल ओशनिक सही है क्योंकि ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच गर्म साफ पानी में विकसित होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कोरल रीफ में हाई बायोमास प्रोडक्शन होता है, 5 से 10 जो भी लिखा है ये, है ना। और रिमार्केबल फ्लोरल तथा फौना डाइवर्सिटी 25% मराइन स्पीशीज पाई जाती है। ये रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहलाते हैं, मतलब सी में, समुद्र में रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। कोरल रीफ के बारे में पूछेगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट में जो भी चीजें लिखी गई है, जो भी बातें लिखी गई है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट हायरार्की ऑफ लाइफ, जैव संगठन का सही क्रम क्या है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या जीव बनता है फिर उतक बनता है, कोशिका अंग अंगतंत्र, गलत है ये, ठीक है। कोशिका उतक अंग अंगतंत्र जीव, बिल्कुल ये सही है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये हम क्लास 6वीं से पढ़ते आते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या संगठन स्तर की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका सेल, और उसके बाद सेल के बाद बहुत सारे सेल्स जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू बन जाते हैं, मिल जाते हैं तो क्या बनता है,
ऑर्गन, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तब क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तब क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर वो चीजें लिखी गई है जो मैंने अभी बता दिया आपको, है ना। एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़ना ना, हर एक एक्सप्लेनेशन पढ़ना, यहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। चलो, एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, नारियल का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, नारियल, है ना, नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, जो सफेद कलर का जो भाग होता है ना, उसी को खाते हैं। तो फल भित्ति या पेरिकार्प, ये नहीं आएगा इसका आंसर, फल भित्ति को हम नहीं खाते, ठीक है। क्या हम एंडोस्पर्म को खाते हैं, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट सीड, पूरे बीज को खाते हैं क्या, नहीं। सीड कोट को खाते हैं क्या, नहीं। हम लोग खाते हैं एंडोस्पर्म को, ठीक है। देखो, नारियल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ना जो व्हाइट वाला पोर्शन रहता है, ठीक है, सफेद पार्ट, व्हाइट पोर्शन जिसको हम लोग खाते हैं, और एक होता है लिक्विड, है ना, पानी, नारियल पानी जानते हो ना, लिक्विड, लिक्विड। इन दोनों को क्या बोलते हैं पता है, इन दोनों को बोला जाता है एंडोस्पर्म। क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष बोला जाता है, एंडोस्पर्म। क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई साहब, भ्रूणपोष कहा जाता है। ये होता है सॉलिड एंडोस्पर्म, व्हाइट पोर्शन को सॉलिड एंडोस्पर्म और इसको लिक्विड एंडोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है। चलो, तो यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, देख सकते हैं आप लोग। नारियल, कोकोनट एक ड्रुप फ्रूट होता है। कौन सा फ्रूट होता है, ये ड्रुप फ्रूट होता है। इसके अंदर हमें सफेद गुदा और पानी मिलता है, वही एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहलाता है, ठीक है। एंडोस्पर्म के दो प्रकार होते हैं, एक होता है लिक्विड एंडोस्पर्म और एक होता है सॉलिड एंडोस्पर्म। लिक्विड नारियल पानी को बोलते हैं, कोकोनट वाटर को, और नारियल का जो सफेद भाग होता है, गुदा वाला भाग, उसे सॉलिड एंडोस्पर्म कहा जाता है। इसीलिए दोनों ही खाने योग्य एडिबल पार्ट होता है। तो मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा क्या, एंडोस्पर्म, ठीक है जी। चलो, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा होगा, और आ रहा है तो लाइक करेंगे जरूर, है ना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर देंगे सब्सक्राइब, ठीक है। चलो, आगे बढ़े भाई साहब। लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक कलेक्शंस ऑफ, सिम्बायोटिक कलेक्शन। देखो, लाइकेन के बारे में यह बोला जा रहा है कि लाइकेन जो है सिम्बायोटिक कलेक्शन होता है। लाइकेन सहजीवी है जिनमें पाए जाते हैं क्या क्या, लाइकेन किसको बोलते हैं, लाइकेन शैवाल और कवक का जो सहजीविता है, ठीक है। एल्गी और ब्रायोफाइट नहीं होगा, एफिफाइट्स एंड एंडोफाइट्स नहीं होगा, एल्गी एंड फंजाई हो जाएगा, और मॉस एंड फंजाई नहीं होगा, ठीक है। देखो, लाइकेन क्या है पता है, लाइकेन, लाइकेन क्या है, लाइकेन बेसिकली एल्गी एंड फंजाई का क्या है, एसोसिएशन है। मतलब एल्गी और फंजाई आपस में साथ में मिलकर रहते हैं, भाई भाई बनकर रहते हैं, ठीक है। इसे ही लाइकेन बोलते हैं। अब दोनों की खास बात क्या है कि यहां पर एल्गी क्या करता है, भोजन बनाता है। एल्गी, देखो एल्गी क्या है, ग्रीन है, क्या है एल्गी, ग्रीन है। तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, ठीक है। तो एल्गी क्या करता है, फूड बनाता है, ठीक है। और हाँ, यहां पर लिखा है फोटोसिंथेसिस और फूड बनाता है, बिल्कुल। और उस फूड को यूज कौन करेगा, फंजाई। अब फंजाई क्या करता है, एल्गी को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। फंजाई जो है सुरक्षा प्रदान करता है एल्गी को, और पानी और खनिज, वाटर एंड मिनरल का को उपलब्ध करवाता है, किसके लिए, शैवाल के लिए। क्योंकि शैवाल को क्या बनाना है, खाना बनाना है, तो खाने के लिए पानी की जरूरत होगी, मिनरल की जरूरत होगी, है ना। तो फंजाई जो है क्या करता है, कवक जो है क्या करता है, पानी और खनिज की पूर्ति करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए दोनों मिलकर क्या करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट सहजीविता में रहते हैं। मतलब एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं, कि भाई बोल रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि भाई साहब मैं तुमको ये दे रहा हूं, तुम मुझे वो दो, तभी तो रिलेशन चलता है ना। आपको पता भी होगा कि किसी भी रिलेशन में या संबंध में दोनों साइड से होगी चीजें, तभी तो वो एक अच्छे से चलेगा ना, नहीं तो फिर तो गड़बड़ी है ना। वन साइडेड रिलेशन तो नहीं चलता, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से फायदा होना चाहिए तभी, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। और हमेशा याद रखना, हर कोई ना अपने फायदे के लिए है, हर कोई अपने फायदे के लिए है। किसी को अगर कहीं और से फायदा मिल रहा है तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं भाई साहब, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। निम्न में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है? कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए रतौंधी रोग याद रखना, नाइट ब्लाइंडनेस याद रखना, विटामिन बी नहीं आएगा, विटामिन सी स्कर्वी याद रखना, और विटामिन डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी के लिए आपको याद रखना है, विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि हमारे छोटी आंत में कैल्शियम का अवशोषण जो है विटामिन डी की वजह से हो पाता है। और कैल्शियम किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन अवशोषण के लिए बहुत जरूरी होता है। यह इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। कौन? विटामिन डी हमारी छोटी आंत से कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करती है। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और उसकी वजह से क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हड्डियों की बीमारी हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। देखो, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। हड्डियां, बोन्स और टीथ, दांत को मजबूत बनाता है। अब विटामिन डी की कमी हुई तो हमारे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, और रिकेट्स जो कि बच्चों में बीमारी होता है, और ऑस्टियो मलेशिया जो कि बड़ों में बीमारी होती है। तो मतलब अगर विटामिन डी की कमी हो रही है, मतलब क्या हो जाएगा? रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी और ऑस्टियो मलेशिया की बीमारी हो सकती है। रिकेट्स बच्चों में होता है, हड्डियों की बीमारी रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियो मलेशिया बड़ों में होने वाली बीमारी है, हड्डी से संबंधित बीमारी है। विटामिन डी की कमी से ये बीमारी होती है, ठीक है, याद रखना। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारी? ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में, बड़ों में, और रिकेट्स किसमें? बच्चों में। ये दोनों बीमारी आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाएं। मैच द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू है, ठीक है। यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो, इसको मैच कराना है हमको, है ना। यहां पर ये युग्म सूत्र अवस्था, स्थूल पट अवस्था, द्विपट अवस्था, तनुसूत्र अवस्था, ये मत याद रखना, इधर याद रखो, इजी है। जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, पैकेटीन से याद रखना क्रॉसिंग ओवर होता है, पैकेटीन से याद रखना क्रॉसिंग ओवर होता है। तो फर्स्ट का बी हो गया, सॉरी बी का फर्स्ट हो गया पैकेटीन। देखो ये ना सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूं। जब भी हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, कोशिका विभाजन की बात करते हैं, तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो मियोसिस भी दो प्रकार का होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 स्टेज में होता है, ठीक है, 5 छोटे छोटे स्टेज में होता है। पहला होता है क्या? सॉरी, मियोसिस 1 में 4 स्टेज होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। अब ये जो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज है, इसे प्रोफेज 1, मेटाफेज को मेटाफेज 1, एनाफेज को एनाफेज 1 और टीलोफेज को टीलोफेज 1 बोलेंगे। अब ये जो प्रोफेज 1 है, इसके भी 5 स्टेज होते हैं। एक होता है लेप्टोटीन, एक होता है जाइगोटीन, ले जाए पैकेटीन, डिप्लोटीन, और एक होता है डाइकाइनेसिस, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस होते हैं। अब उन्हीं 5 स्टेजेस को हमको मैच कराना है कि किस किस स्टेज में क्या क्या होता है। तो याद रखेंगे, पैकेटीन एकदम आसान होता है। पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, पैकेटीन अवस्था क्रॉसिंग ओवर। बी का फर्स्ट क्या हो जाएगा? बी का फर्स्ट यहां पर ये है और ये है, ठीक है। ये बी का फर्स्ट, ये बी का फर्स्ट, मतलब ये खत्म और ये खत्म, ठीक है। ऐसे एक्सक्लूड करते जाना है आपको। फिर अगर हम बात करते हैं ले जाए पे डी डाई, ठीक है, तो डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में आपका होता है टर्मिनलाइजेशन, मतलब सी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। डिप्लोटीन थोड़ा सा लास्ट वाला स्टेज है, यहां पर देखो ये डिप्लोटीन, ठीक है। तो लास्ट वाली स्टेज में टर्मिनलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपांति भवन, बाप रे खतरनाक हिंदी है, टर्मिनलाइजेशन। तो देखो सी का सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड का ये सी और सी का सेकंड ये, मतलब कि हमारा आंसर निकल के आ गया, दो ही पता होते ही। अब देखो जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में साइनेप्सिस बनता है, बिल्कुल जाइगोटीन में साइनेप्सिस बन रहा है ना। और हमारा लेप्टोटीन में क्या हो रहा है? लेप्टोटीन में ओपन लॉन्ग थिन थ्रेड, मतलब कि लेप्टोटीन अवस्था, ले जाए पे डी डाई। लेप्टोटीन सबसे पहला अवस्था है जिसमें कि क्रोमोसोम क्या होते हैं? ओपन होते हैं,
लॉन्ग हो जाते हैं और थिन थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जाइगोट का आंसर ये हो जाएगा। ऐसे मैच कराना है आपको, है ना, ये रहा। तो याद रखेंगे इस चीज को, आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि जाइगोटीन में होता है साइनेप्सिस बनता है, और आपका फिर पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन में आपका टर्मिनलाइजेशन, और लेप्टोटीन में ओपन लॉन्ग थिन थ्रेड बनते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेल डिवीजन आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में सेल डिवीजन है, यहां पर भी वो चीजें लिखी गई है ना। देखो लेप्टोटीन में क्रोमोसोम क्या हो जाता है, लॉन्ग थिन एंड थ्रेड लाइक होते हैं, और वैसे ही पैकेटीन में क्या होता है, इस अवस्था को क्रॉसिंग ओवर होता है। यहां पर लिखा है होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ते हैं, जिससे कि क्या बनता है, साइनेप्स बनता है जाइगोटीन में, ठीक है, क्या बनता है, साइनेप्स बनता है। और डिप्लोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलग होने लगते हैं, जिसे टर्मिनलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका 4 1 2 3 आंसर हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की नंबरिंग को ध्यान मत देना, क्योंकि अलग अलग ईयर के क्वेश्चंस है, हर साल 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं कट करके यहां पर आपके लिए लगा दिया हूं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ठीक है। जो लीनियर्स थे, कैरोलस लीनियर्स थे, उनका जो वर्गीकरण था वो निम्न में से किस प्रकार का था, प्राकृतिक था, नहीं था, कृत्रिम था, जातिवृत्तीय था, या अर्ध जातिवृत्तीय था, है ना। आर्टिफिशियल था, पॉलीजेनेटिक था, या फाइलोजेनेटिक या सेमी फाइलोजेनेटिक था। तो ये कृत्रिम प्रकार का क्लासिफिकेशन था, ठीक है। जो हमारा लीनियस है, कैरोलस लीनियस, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वो किस प्रकार का था, कृत्रिम प्रकार का था, आर्टिफिशियल टाइप का क्लासिफिकेशन था। कैरोलस लीनियस ने पौधों का वर्गीकरण केवल कुछ बाहरी लक्षणों, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के आधार पर किया था, जैसे कि स्टेमन की संरचना, पुंकेसर की संरचना, स्त्रीकेसर पिस्टिल की संरचना। उन्होंने पूरे विकास क्रम, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखा उन्होंने, ठीक है। इसलिए उनका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार का है, आर्टिफिशियल टाइप का वर्गीकरण है, कृत्रिम प्रकार का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन मिसल्स डिसीज, खसरा रोग में निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है। खसरा रोग सुने होंगे, है ना, मिसल्स रोग सुने होंगे, ठीक है। तो खसरा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, स्किन एंड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम नहीं आएगा, स्किन होता है लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं, स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। लिवर नहीं आएगा, ब्लड नहीं आएगा, स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम खसरा रोग में, मीसल्स रोग में प्रभावित होता है। याद रखेंगे, अगर हम मीसल्स की बात करें तो हमारा जो मीसल्स डिसीज है, ये जो मीसल्स डिसीज है कैसी बीमारी है, एक वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज है, ठीक है। रील वायरल होने वाला वायरल नहीं है ना, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। कैसी बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है, जो कि हमारे त्वचा को और हमारे श्वसन तंत्र को, श्वसन नाल को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है मीसल्स डिसीज। याद रखेंगे, डिसीज से क्वेश्चन गारंटीड है आना, है ना। ये देखो यहां पर लिखा है त्वचा और श्वसन। मीसल्स खसरा एक वायरल डिसीज है जिससे मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन तंत्र और स्किन, त्वचा को प्रभावित करती है। मीसल्स के कुछ मुख्य लक्षण भी यहां पर मैंने लिख दिया है। इसमें बहुत तेज बुखार हो जाती है, खांसी जुकाम हो जाता है, आंखों में जलन या रेड आईज, आंखें लाल हो जाती है, शरीर का लाल चकत्ते, स्किन रैशेस हो जाते हैं। अच्छा, आपके त्वचा में दाद वगैरह होने लग जाते हैं, और कोप्लिक स्पॉट्स, मुंह के अंदर सफेद धब्बे बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिसल्स या खसरा रोग के प्रमुख लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीमारी, डिसीज से गारंटीड एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस टेबल को याद रखो, हो सकता है यही टेबल क्या जो कॉलम है ना, इसको याद रखना। एक सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, या इसको चेंज कर देंगे, है ना, तो आ सकता है, गारंटीड है एक क्वेश्चन आना ही आना, ठीक है। यहां से मिला लेते हैं, हम लोग को क्या क्या पता है, सब चीज पता है वैसे तो, मेरे को आपको बता देता हूं कैसे याद रखना है ना। देखो टाइफाइड आपने सुना होगा, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी सुने होंगे, है ना। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया जिसके थ्रू टाइफाइड बीमारी होती है, तो ये रहा साल्मोनेला। ई का क्या हो गया, सेकंड हो गया। ई का सेकंड पता है क्या, ये रहा ई का सेकंड, इसमें दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया, मतलब फर्स्ट वाला खत्म हो गया।
फिर अगर हम बात करते हैं, अच्छा वायरस के बारे में, सॉरी मिसल्स के बारे में अभी जस्ट देखे थे। मिसल्स एक ऐसी बीमारी है, वायरल डिसीज है, ठीक है, यहाँ पर और कोई वायरस नहीं है, तो मिसल एक वायरल डिसीज है। तो मिसल्स के लिए डी का फिफ्थ कौन सा हो जाएगा, डी का फिफ्थ ये दोनों हो जाएगा, मतलब कि हमारा ये भी खत्म हो गया, है ना। फिर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपने सुना होगा, ये रहा सी का फोर्थ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो सी का फोर्थ देख लेते हैं, सी का फोर्थ ये हो गया, एक ये है और ये है, तो ये वाला तो पहले से कट गया है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी कट गया, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो मिला लिए, हम कॉलेरा की बात करते हैं तो विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी से क्या होता है, कॉलेरा बीमारी होती है, और डिप्थीरिया, कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, ये कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे का डिटेल यहां पर लिखा गया है ना, 31452, 31452, ठीक है। देखो यहां पर सारी चीजें लिख दी गई है ना, अच्छे से ध्यान से इसको समझेंगे। देखो डिप्थीरिया किसकी वजह से, कॉरिनोबैक्टीरियम, देखो डिप्थीरिया कॉरिनोबैक्टीरियम में मैच हो रहा है, इसका कारण क्या है, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से डिप्थीरिया बीमारी होती है। कॉलेरा विब्रियो की वजह से, विब्रियो कॉलेरी की वजह से कॉलेरा बीमारी होती है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी बीमारी होती है। और मिसल्स एक वायरल डिसीज है, मिसल्स नाम का वायरस होता है। और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से यह बीमारी होती है। तो ये चीजें अगर आप याद रखोगे, मैं लिख के दे रहा हूं, आप लिख लो, 1 फरवरी को यहां से एक क्वेश्चन गारंटी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्लाइड आपके लिए होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्लाइड आपके लिए होने वाला है, आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन बिगिन विथ लार्ज एनिमल्स, निम्न में से कौन सी खाद्य कड़ी बड़े जंतुओं से प्रारंभ होती है, कौन सी खाद्य कड़ी बड़े जंतुओं से प्रारंभ होती है। खाद्य कड़ी पता है आपको, फूड चेन पता है ना, फूड चेन में क्या होता है, पहले तो ध्यान रखना, फूड चेन या खाद्य कड़ी, खाद्य श्रृंखला जिसे बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे दूसरा खाता है और इसे तीसरा खाता है ना। कौन खाता है, ए को बी खाएगा, बी को सी खाएगा, और सी को कौन खा रहा है, डी खा रहा है, डी को और कौन खा सकता है, ई खा सकता है, ठीक है। इसे बोलते हैं खाद्य चैन बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे खाद्य चैन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, खाद्य जाल बनता है, फूड चेन से मिलकर फूड वेब बनता है, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि किस फूड चेन में सबसे बड़े एनिमल से शुरुआत होती है, प्रीडेटर फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, सेप्रोफिटिक फूड चेन, या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग फूड चेन है, क्योंकि ये नहीं होगा। सेप्रोफिटिक फूड चेन में क्या होता है पता है, कि फूड चेन की शुरुआत जो है सड़े गले पदार्थों से होती है। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो गई है तो उसकी डेड बॉडी से, प्लांट से पत्तियां झड़ गए हैं तो पत्तियां झड़ के सड़ते हैं ना, तो वहां से खाद्य श्रृंखला चालू हो रही है। तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें पूछा गया है लार्ज एनिमल से शुरुआत होती है, तो सेप्रोफिटिक फूड चेन भी नहीं आएगा, पैरासिटिक भी नहीं आएगा, परजीवी खाद्य कड़ी भी नहीं आएगा। देखो मृतोपजीवी में तो हिंदी से ही पता है, हिंदी में ही समझ आ जा रहा है कि ये सड़े गले चीजों से, मरी हुई चीजों से शुरुआत हो रही है, बिल्कुल नहीं आएगा। परजीवी खाद्य कड़ी भी नहीं आएगा, परभक्षी खाद्य कड़ी ये आ जाएगा हमारा, है ना, प्रीडेटर फूड चेन। प्रीडेटर में कौन आते हैं, प्रीडेटर मतलब कौन होते हैं, शिकार, और प्रे कौन होता है, शिकारी, नहीं, प्रीडेटर मतलब शिकारी और प्रे कौन होता है, शिकार, ठीक है। एक होता है प्रे और एक होता है प्रीडेटर, यहां पर बता देता हूं मैं। प्रे ये क्या है, शिकारी, ठीक है, क्या है ये, शिकारी। और एक क्या है, प्रीडेटर, ये क्या है पता है, प्रीडेटर है शिकार करने वाला, क्या है प्रीडेटर, शिकार करने वाला प्रीडेटर कहलाता है, ठीक है, शिकार। ओके ओके ठीक है, यहां पर एक और मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक नहीं है, शिकार। प्रे को बोलते हैं क्या, शिकार, जिसका शिकार किया जाना है, ठीक है, प्रे को क्या बोलते हैं, शिकार। और प्रीडेटर कौन है, शिकारी, जो शिकार करेगा, है ना। तो प्रीडेटर का एग्जांपल अगर हम बोले तो क्या आ जाएगा, लायन, टाइगर। और प्रे क्या आ जाएगा, प्रे में आ जाएगा आपका डियर, हिरण, है ना। तो भाई बड़े बड़े जानवर की बात हो रही है ना यहाँ पर, बड़े बड़े जानवर, कोई छोटा मोटा घास, छोटी मोटी चींटियों की तो बात नहीं हो रही है, बड़े बड़े जानवर की बात हो रही है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रीडेटर फूड चेन, है ना, क्या हो जाएगा, प्रीडेटर फूड चेन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, प्रीडेटर फूड चेन में शुरुआत आमतौर पर बड़े जानवरों, लार्ज एनिमल्स या
टॉप कार्निवोर जैसे कि लायन, टाइगर, हॉक से मानी जाती है। दूसरे जानवरों का शिकार ये लोग करते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे यहां पर वाई अदर्स रॉन्ग, दूसरे ऑप्शंस क्यों गलत है? तो पैरासिटिक फूड चेन छोटे पैरासाइट्स से शुरू होती है, बड़े जानवरों से नहीं होती है। सेप्रोफिटिक फूड चेन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ऑर्गेनिक मैटर व माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये शुरुआत होती है फूड चेन, ठीक है, बड़े जानवरों से नहीं। और इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीडेटर फूड चेन, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे और इन्हीं क्वेश्चन से संबंधित आपके नए क्वेश्चंस भी बनेंगे, क्योंकि सिलेबस तो यही है ना। और 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा नहीं आते। ये जो आप 1-2 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, है ना, जितना भी जाए 1.5-2 घंटे जो भी जाएंगे, इससे आपके 5 क्वेश्चंस गारंटीड हैं। और ये लेक्चर पूरा नहीं देखोगे तो छूट जाएगा भाई, है ना। ठीक है, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। चलो देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों को पता रहता है, लेकिन किसी किसी को नहीं पता रहता। क्या दिक्कत है, नहीं पता है तो, है ना। गॉल ब्लैडर या इसे बोलते हैं, आई थिंक पित्ताशय बोलते हैं, है ना। तो पित्ताशय में क्या होता है पता है? बाइल का स्टोर होता है, बाइल स्टोर। पित्त रस का भंडारण होता है, यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा सिक्रीट करता है, मतलब कि लार स्त्रावित करता है, लार ग्रंथि, ठीक है। और पैंक्रियाज में एक रीजन होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस करके एक रीजन होता है जहां पर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है अल्फा कोशिकाएं, एक होती है बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्रावण होता है, पैंक्रियाज के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्रावण होता है, ठीक है। और अल्फा कोशिकाओं से क्या होता है पता है? अल्फा कोशिकाओं से किसका स्त्रावण होता है? ग्लूकागॉन का, ठीक है। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन का स्त्रावण होता है, किसके? हमारे इंसुलिन पैंक्रियाज के, ठीक है। पैंक्रियाज के अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन का और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्रावण होता है। अब ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। और ग्लूकागोन क्या करता है पता है? ग्लूकागोन जो है ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। मतलब दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हार्मोन हैं, है ना। ये कम कर रहा है और ये बढ़ा रहा है, ठीक है। याद रखेंगे। ईसोफेगस क्या है पता है? ईसोफेगस तो हमारा खाद्य नाल है। क्या है ये? खाद्य नाल, जो कि किसी प्रकार का हार्मोन स्रावित नहीं करता है, याद रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पैंक्रियाज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैंक्रियाज। क्या पूछा गया है? इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? पैंक्रियाज से स्रावित होता है। यहां पर मैंने लिख दिया है, सारी बातें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज के, देखो यहां पर लिखा है पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मौजूद बीटा सेल से इंसुलिन बनाते हैं और रक्त में छोड़े जाते हैं, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? कम करने में मदद करता है। गॉल ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड और ईसोफेगस इंसुलिन नहीं बनाते, बल्कि ये पित्त का भंडारण करते हैं, गॉल ब्लैडर, लार बनाते हैं सलाइवरी ग्लैंड, और भोजन को आगे ले जाने में मदद करता है ईसोफेगस, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज, जो कि इंसुलिन का स्त्रावण करती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो, डिप्थीरिया डिसीज इज कॉज्ड बाय, डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, अब भी बताया था, है ना। डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है? डिप्थीरिया बीमारी, डिप्थीरिया नामक जो रोग है, बीमारी है, वो किसकी वजह से? तो ये ज़ैंथोमोनास की वजह से नहीं होता, स्यूडोमोनास की वजह से नहीं होता, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होता है। इसके आगे डिप्थीरी भी लग जाएगा, ठीक है। डिप्थीरी वेरियोला की वजह से भी नहीं होता। इनकी बातें, मतलब इनका डिटेल यहां पर लिखा गया है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से डिप्थीरिया बीमारी होती है। ज़ैंथोमोनास मुख्यतः पौधों की बीमारियां है,
ठीक है, पौधों में बीमारी पैदा करने वाली बैक्टीरिया को ज़ैंथोमोनास कहते हैं। मनुष्यों में डिप्थीरिया नहीं करवाता है। ठीक है, वेरियोला एक वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स करवाता है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स या चेचक का कारण है। ठीक है, न कि डिप्थीरिया। ठीक है, वेरियोला स्मॉल पॉक्स यहां पर लिख देता हूं। वेरियोला एक क्या है? एक वायरस है। वेरियोला क्या है? एक वायरस है। क्या है? वायरस जो कि क्या कराता है? स्मॉल पॉक्स। क्या करा रहा है? स्मॉल पॉक्स बीमारी कॉज करवा रहा है। चलो आगे बढ़ जाएं। ये भी हो गया, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉरिनोबैक्टीरियम, जो कि डिप्थीरिया करवाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन ह्यूमन इज नॉट इन्फेक्शियस? मानवों में होने वाली कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? मानवों में होने वाली कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? संक्रामक मतलब क्या? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाला। जैसे किसी को सर्दी हुआ है ना, तो बोलते हैं ना कि अपना नाक बंद करके रखो या थोड़ा दूर रहो, ताकि आपके अंदर जो कोल्ड का या सर्दी का जो वायरस है वो मेरे अंदर ना आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं? दूरी बनाते हैं। तो ये कौन सी बीमारी? फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, एड्स, HIV ये सब फैलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या? कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस मतलब कि आंखों में जो जलन हो जाती है, लाल लाल हो जाता है आंखें, है ना, वायरस की वजह से होता है। ये फैलने वाली बीमारी। बोलते ना किसी को आंख आ गया है करके, तो उसे थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैल सकता है। तो कंजंक्टिवाइटिस ये फैलने वाली बीमारी। लेकिन हमको पूछा गया है, नॉट पूछा गया। ये देखो, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये चीजें ध्यान रखना ना कि हमको कौन सा नहीं है आंसर पूछा गया है, मतलब कौन सा नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो कंजंक्टिवाइटिस तो इन्फेक्शियस डिसीज है, तो ये आंसर नहीं होगा। कॉलेरा ये भी इन्फेक्शियस डिसीज है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ट्यूबरकुलोसिस, TB ये भी फैलने वाली बीमारी। लेकिन कैंसर ये बिल्कुल नहीं फैलता। किसी के घर में, मतलब घर वर नहीं बोलते, किसी पर्सन को कैंसर हो रखा है। ठीक है, कैंसर हो रखा है, और अगर आप उस पर्सन के बगल में बैठे हो, उसके साथ कुछ भी कर लो, खाना खा लो, सो जाओ, जो भी, आपको कैंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैंसर फैलने वाली बीमारी नहीं है। किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस की वजह से बीमारी नहीं होती कैंसर। कैंसर किसकी वजह से? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। हमारी बॉडी में, हमारे जीन्स के अंदर, DNA के अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ ऐसे म्यूटेशंस हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो सेल है वो नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ करने लग जाती है। मतलब एक है कि भाई जब कोशिका को डिवाइड करने की जरूरत है तभी वो डिवाइड करेगी। दूसरा है कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से वो सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बना दूं कैंसर सेल, है ना, देखो कैंसर सेल ऐसे होता है। चलो ये सेल्स हैं। ठीक है, हमारे हाथ का ये सेल है मान लो। ठीक है, ठीक है, ये रहा। मैं यहां पर हाथ भी बना देता हूं। ये लो हाथ है ये। ठीक, यहां पर अब बोलोगे सर ऐसा हाथ किसका रहता है? राक्षसों का रहता है। ठीक है, ये रहा, राक्षसी है ये। ठीक है, एक प्रकार की। कौन है ये? राक्षसी है। ठीक, अब इसके हाथ में बहुत सारे सेल्स हैं, है ना। अब भाई यहां पर कोई चोट लग जाएगा तो इस सेल में उतना ही डिवीजन होगा जितने सेल की जरूरत है, मतलब कंट्रोल तरीके से सेल डिवीजन होगा। लेकिन अगर इन सेल्स में क्या हो जाएगा? इन सेल्स के DNA में कोई गड़बड़ी हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई। ठीक है, चलो इस सेल में कोई गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से इस सेल का जो वो वाला मैकेनिज्म है कि भाई जब जरूरत है तभी सेल डिवाइड करना है, वो मैकेनिज्म गड़बड़ा गया है। अब ये सेल क्या करेगा? भाई साहब मेरे को तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, आसपास से किसी से कोई मतलब नहीं, मैं तो अपना नंबर बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा। तो ये क्या करता है पता है? ये वाला जो सेल है, ये वाला, ये क्या करेगा? मैं इधर भी डिवाइड करूंगा, मैं इधर भी डिवाइड करूंगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे पूरे एरिया को एक घेर लेता है। और ये जो कैंसर सेल्स है ना, वो अपने आप को इतना डिवाइड करते हैं, इतना डिवाइड करते हैं, इतना डिवाइड करते हैं कि जिसकी हद नहीं होती, ट्यूमर बन जाता है। और यही जब पूरे बॉडी में फैल जाता है रक्त के थ्रू, तो उसे कैंसर बोलने लग जाते हैं हम, है ना। तो यही है कैंसर, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। इन्फेक्शियस डिसीज या संक्रामक रोग नहीं है कैंसर, याद रखेंगे। ठीक है, चलो भाई साहब, ये रहा, यहां पर डिटेल लिख दिया है। कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। कैसी बीमारी है कैंसर? एक नॉन इन्फेक्शियस
बीमारी है ना। कैंसर कैसी बीमारी है? नॉन इन्फेक्शियस बीमारी है, क्योंकि यह पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस आदि से नहीं होता है, ठीक है, बल्कि यह अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, मतलब कि सेल की ग्रोथ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और जेनेटिक म्यूटेशंस से होता है, और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। याद रखेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ठीक है। बट ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो कि हवा के जरिए फैलता है। टीबी हवा के जरिए फैल सकता है, ठीक है। और अगर कोलेरा की बात करें तो विब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया से ये होता है, और ये कंटामिनेटेड वाटर फूड से फैलता है, मतलब कि आप गंदा पानी, गंदा खाना खा रहे हो, उससे फैल सकता है। और कंजंक्टिवाइटिस एक वायरस या बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिसीज है, जो कि कॉन्टैक्ट, मतलब ऐसे पर्सन जिसको ये बीमारी हो रखी है उससे फैलता है ना। किसी के आंख में एकदम ज्यादा आंसू लाल हो गया है ना, तो वो कंजंक्टिवाइटिस ही होता है, वायरस और बैक्टीरिया से होता है, ये बीमारी फैल सकती है, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। क्रॉसिंग ओवर तो हम लोग जानते हैं भाई साहब, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मियोसिस के समय, मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर किस समय होता है? तो ये होता है पैकिटीन के समय, ठीक है। पैकिटीन, पी से याद रखना, पी सी, पीसी पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी याद रखना, पैकिटीन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। चलो, यहां पर दे दिया गया है किस किस फेज में क्या क्या होता है ना। मियोसिस 1 के प्रोफेज, देखो मैं इसका डिटेल भी बताया हूं आपको, ठीक है। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है, जो 5 सब स्टेजेस में बटा रहता है, ठीक है, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। पैकिटीन स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम पूरी तरह पेयर हो जाते हैं और साइनेप्सिस बना लेते हैं, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज या क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए इसमें कियास्मेटा बनते हैं, ठीक है। देखो, इसको अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये देखो, ये मैं एक क्रोमोसोम बना देता हूं, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम, ठीक, और वैसे ही मैं यहां पर एक दूसरा क्रोमोसोम बना देता हूं। देखो, पूरा बायोलॉजी पढ़ा दे रहा हूं आपको मैं, है ना। ये लो, ये दो क्रोमोसोम है, इन दोनों के बीच में होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना, और याद रखेंगे होमोलॉगस। अब होमोलॉगस एनालॉगस क्या है मत जानो, ठीक है, जितना जानना है उतना मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? ये इसका एक आर्म इसमें जुड़ जाएगा आधा, और इसका आधा उसमें, इसका आधा इसमें, उसका आधा उसमें, मतलब टूट के ये आगे जुड़ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं इसको बना देता हूं, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये वाला आधा उधर चले जाएगा, ठीक। फिर मैं इधर बना देता हूं, ये वाला ऐसे ही रहेगा, है ना, इसका आधा उधर चले जाएगा, ये इसका आधा इधर आ गया, इसका आधा इधर, ठीक है। और यहां पर ये इधर और ये इधर, है ना। मतलब बेसिकली क्या हुआ है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये वाला जो है ऐसे क्रॉस करके इधर आ जा रहा है, ठीक है। कैसे होगा बता देता हूं, ये वाला जो है वो इधर आ गया, ये इधर आ गया, है ना, और ये वाला जो ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना। और ये जो बन रहा है ना, इसे ही कियास्मेटा बोलते हैं। एक्स शेप का बनता है, क्या बोलते हैं इसे? कियास्मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कियास्मेटा। ये जो बन रहा है ना, इसे बोलते हैं क्या? कियास्मेटा बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? कियास्मेटा। तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ये हो जाएगा, है ना, एक का उधर एक का इधर, ऐसा क्रॉसिंग ओवर, है ना। देखो, ये होता है क्रॉसिंग ओवर, और ये कौन से फेज में होता है? पैकिटीन अवस्था में होता है, याद रखेंगे, ठीक है भाई साहब। चलो, ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी ओनली, ओवरी एंड स्टाइल। देखो, पूछा जा रहा है एक सत्य फल बनता है, किससे बनता है? सत्य फल या ट्रू फ्रूट? तो हमें पता है फूल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगर हम फूल बना देते हैं सुंदर सा, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं क्या दिक्कत है ना। देखो, मैं यहां पर एक बढ़िया सा सुंदर सा फूल बना देता हूं,
ये लो, ठीक है। अब इसमें बढ़िया सा पत्ती भी लगा देते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। ये लो, ठीक है। और यहां पर इसका क्या रहेगा बीच में, इसका बीच में हम बना देते हैं क्या, ओवरी, ठीक है। यहां से इसका ये लो ओवरी बना दिए, और यहीं से इसका क्या निकाल देंगे, स्टेमन, ठीक है। ये इसका स्टेमन, ये लो, है ना, ये एक फूल है। और निकाल दे क्या, ये लो, चलो ज्यादा स्टेमन, है ना, ये रहा। अब इसका नामकरण अगर हम कर देते हैं तो नामकरण में ये जो बाहर की कलरफुल पत्तियां होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, कोरोला। क्या बोलते हैं इसे, कोरोला बोलते हैं, कोरोला या पेटल, ठीक है। पेटल सिंगल को और कोरोला प्लूरल को, ठीक है। बहुत सारे हैं तो सभी को एक साथ कोरोला बोलते हैं, और एक अकेले की बात करें तो पेटल बोलते हैं, ठीक है। ये है सेपल या कैलिक्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है स्टेमन, स्टेमन, ठीक है। जिसमें ये जो पार्ट है फूला हुआ भाग है इसे एंथर कहा जाता है ना। ये पूरा भाग क्या कहलाता है, पिस्टिल कहलाता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पिस्टिल या कार्पेल। इस पिस्टिल में यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है स्टिग्मा, ठीक है। इसे कहा जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को स्टाइल, वर्तिका, वर्तिकाग्र, और ये है ओवरी। क्या है ये, ओवरी है। ओवरी से हमेशा, और ये क्या है, ये नीचे का जो ये भाग है ना, ये भाग, ये पूरा भाग जो है ये क्या कहलाता है, थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है, थैलेमस कहलाता है ना। तो इस थैलेमस का काम फ्रूट बनाना नहीं है, हाँ फ्रूट बनता है जरूर, लेकिन वो फॉल्स फ्रूट रहता है। कैसा फ्रूट रहता है, फॉल्स फ्रूट, असत्य फल यहां से बनता है, ठीक है। असत्य फल यहां से बनता है, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर बात करें तो यहां पर एग्जाम्पल में आपका एप्पल, सेब जो है ना वो थैलेमस ही होता है, एक फूल का थैलेमस भाग सेब होता है जिसे आप खाते हैं, तो वो फॉल्स फ्रूट है एक प्रकार का। लेकिन अगर इस ओवरी से फ्रूट बन रहा है, ओवरी से अगर फ्रूट बन रहा है, ओवरी से अगर फ्रूट बन रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ओवरी, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। जैसे कि आपके मैंगो, जितने भी फ्रूट्स हैं आप देखते हैं ना, वो सब ट्रू फ्रूट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। यहां स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये पूरा जो भाग है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक सत्य फल बनता है कहां से, एक ट्रू फ्रूट डेवलप होता है कहां से, ओनली ओवरी से होता है। कहां से होता है, सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही एक ट्रू फ्रूट बनता है। यहां पर ओवरी तो दिया, लेकिन स्टाइल, स्टाइल का काम अलग है। ओवरी है बट स्टाइल एंड स्टिग्मा आ गया, अलग काम है, ठीक है। फिर आ गया आपका ओवरी एंड थैलेमस, तो थैलेमस से तो ट्रू फ्रूट नहीं बनता, फॉल्स फ्रूट बनता है, इसीलिए हमारा आंसर ओनली ओवरी हो जाएगा, केवल अंडप हो जाएगा, अंडप, स्टाइल, स्टाइल, स्टिग्मा, पुष्पासन नहीं। चलो, तो यहां पर इसका डिटेल लिखा गया है जो कि आप देख सकते हैं। ट्रू फ्रूट या सच्चा फल जो है, सत्य फल जो है, ट्रू फ्रूट या सत्य फल केवल ओवरी के मैच्योर और रिपेन होने से विकसित होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी वॉल पेरिकाप, एंडोकाप, मीजोकाप एंड एक्सोकाप में, सॉरी एपिकाप में क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और ओव्यूल सीड्स बनाते हैं, ठीक है। याद रखना, ओव्यूल सीड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओव्यूल सीड। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। देखो ये रहा, ये ओवरी, इसके अंदर छोटे 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 क्या पाए जाएंगे, ओव्यूल पाए जाएंगे, इस तरीके से ऐसे, है ना, ओव्यूल पाए जाते हैं इसके अंदर। तो उस ओव्यूल से सीड बनता है। देखो ओवरी से क्या बना, फ्रूट बना, है ना, और फ्रूट के अंदर क्या रहता है, सीड रहता है, बीज रहता है। तो याद रखेंगे, ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है। चलो, और क्या लिखा गया है, ओवरी एंड स्टाइल, बाकी आप पढ़ सकते हैं, वैसे याद रखना है बस, ओवरी से ट्रू फ्रूट बनता है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज बिटवीन, क्रेब्स चक्र में सिट्रिक अम्ल जिस रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है उसमें भाग लेते हैं कौन कौन से, तो उसमें आ जाएगा आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड मैलिक एसिड, यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आपका आंसर एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड मैलिक एसिड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में सिट्रिक एसिड किसके द्वारा बनता है, किसके किसके रिएक्शन से बनता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड मैलिक एसिड, ये पहला रिएक्शन होता है क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, क्रेब्स साइकिल को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये याद रखो, अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया तो बना लोगे। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए एंड मैलिक एसिड के मिलन से होता है। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक भी है ना, ऑक्सिलो एसिटिक भी आ सकता है, बट ठीक है, याद रखेंगे। यहां पर पूरा डिटेल लिखा गया है, पढ़ सकते हैं। चलो, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डज मियोसिस टेक प्लेस। ठीक है, पुष्प के किस भाग में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन उन्हीं कोशिकाओं में होता है जो कि आगे गैमेट बनाते हैं। ठीक है, गैमेट बनाने वाली कोशिकाओं में ही मियोसिस होता है। ठीक है, एक होता है क्या, मियोसिस, और एक होता है क्या, माइटोसिस। ठीक है, तो मियोसिस और माइटोसिस में अंतर यही है कि मियोसिस से एक सेल से 4 सेल बनते हैं और माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। यहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यहां पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है माइटोसिस में। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो मियोसिस जो है क्या करता है पता है, मियोसिस जो है ओनली अकर, सिर्फ ये किसमें होता है, गैमिट सेल में, गैमिट बनाने वाली कोशिकाओं में, गैमिट। ठीक है, और ये जो है बाकी सभी सेल्स में, अदर सेल्स। माइटोसिस जो है हमारी शरीर की सभी कोशिकाओं में होती है, लेकिन मियोसिस सिर्फ गैमिट बनाने वाली कोशिकाओं में। ठीक है, तो वैसे ही प्लांट में भी होगा, स्टेमेन गैमिट नहीं बनाता, एंथर वॉल भी गैमिट नहीं बनाता, लेकिन पोलन मदर सेल गैमिट बनाते हैं। ठीक है, और पोलन ग्रेन तो एक गैमिट ही है ना। पोलन मदर सेल जब मियोसिस करते हैं ना, ये जो पोलन मदर सेल है या पोलन मदर कोशिका है, ये जब मियोसिस करेगा, आफ्टर मियोसिस, तभी जाकर क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, तो पोलन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, जिससे कि पोलन ग्रेन बनता है। अब यहां पर डिटेल लिख दिया गया है, क्या लिखा है, फूल में पोलन मदर सेल, या इसे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल बोलेंगे या तो इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। इन दोनों में ही, मतलब दोनों सेम ही है, उसी में ही क्या होता है, मियोसिस होता है, जो एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक में पाए जाते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जो कि मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो बाद में पोलन ग्रेन में विकसित हो जाते हैं, और यह माइक्रोस्पोरेंजिएसिस प्रोसेस कहलाता है। मतलब कि माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरेंजिएसिस कहा जाता है। ठीक है जी, क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिएसिस कहा जाता है भाई साहब। चलो आगे बढ़े। अब स्टेमेन की बात करते हैं, तो स्टेमेन पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर प्लस फिलामेंट। ठीक है, एंथर प्लस फिलामेंट इसमें पाया जाता है, जो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये वाला, ये तो ये एंथर होता है और ये फिलामेंट होता है। ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहां पर मियोसिस केवल एंथर के अंदर स्पेसिफिक सेल में होता है, ना कि पूरे स्टेमेन में होता है। ठीक है, एंथर वॉल, तो एंथर वॉल एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टेपिटम और सपोर्टिव टिश्यूज है, जिसमें मियोसिस नहीं होता। मतलब कि एंथर की जो दीवार होती है या पुंकेसर की जो दीवार होती है, उसमें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टेपिटम, ये सब सपोर्टिंग टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनमें मियोसिस नहीं होता। और पोलन ग्रेन की बात करते हैं, अगर हम पोलन ग्रेन या पराग कण की बात करते हैं, तो पोलन ग्रेन पहले से हैप्लॉइड होते हैं, इनमें मियोसिस नहीं होता है, इनमें माइटोसिस होता है। ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, माइक्रोमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, मियोसिस नहीं। पोलन ग्रेन में मियोसिस क्यों होगा, वो तो खुद मियोसिस के बाद बना हुआ सेल है ना, तो उसमें मियोसिस नहीं होता। चलो, अब अगर हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की, तो डेंटल फॉर्मूला हमेशा याद रखना, दंत सूत्र। ठीक है, दंत सूत्र, मनुष्यों में दंत सूत्र की बात यहां पर हो रही है। किसकी बात हो रही है, दंत सूत्र की बात हो रही है। दंत सूत्र याद रखेंगे, हमारे दांत में ना 4 प्रकार के, मतलब 4 प्रकार के अलग अलग दांत पाए जाते हैं। एक होता है इंसीजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो देखो इंसीजर कितने होते हैं, 2, फिर आपका कैनाइन 1 होता है, फिर आपका प्रीमोलर 2 होता है, फिर आपका मोलर
3 होता है। ठीक है, अब जैसे मैं ना आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? ये है किसी का मुंह। इस मुंह को ना हम 4 भाग में डिवाइड कर दिए। कैसे 4 भाग में डिवाइड किए हैं? ठीक है, ये इधर का एक भाग, इधर का एक भाग, इधर का एक भाग, इधर का एक भाग। ठीक है, ऐसे। ये पहला, ऐसे याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना? ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ठीक है, तीसरा और ये चौथा। अब हम ना सिर्फ एक भाग को ले रहे हैं, तो भाई 2 1 2 3 यहां पर 2 सेल रहेंगे ऐसे, सॉरी 2 दांत रहेंगे जो कि इंसीजर हैं। फिर ऐसे नुकीला वाला दांत है, आप छू के भी देख सकते हो, नुकीला वाला दांत है ना, ये क्या है? कैनाइन है। फिर ऐसे 2 दांत और है, ये है प्रीमोलर, और फिर उसके बाद 3 दांत होते हैं ऐसे, तो ये मोलर। ठीक है, 2 1 2 3, 2 1 2 3 ऐसे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ICPM, ये याद रखना। वैसे ही इधर भी 2 1 2 3, 2 1 2 3, इधर भी 2 1 2 3, इधर भी 2 1 2 3। पूरे को काउंट करोगे ना, पूरे को काउंट करोगे तो टोटल 32 होते हैं। देखो यहाँ पर 2 1 2 3 कितने हुए? 8 होंगे, और इधर भी 8 16, इधर भी 8 16, इधर भी 8 16, 32। ठीक है, तो 32 दांत टोटल होते हैं हमारे मुंह में। ठीक है, तो वही पूछा गया है कौन सा फॉर्मूला सही है, तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ठीक है, तो अगर हम आधे की बात करते हैं यहां पर, इस आधे को मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, ये रहा, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दिया बीच से, तो इस साइड आधा है ना, इधर कितना? 16, और इधर कितना? 16, ये रहा। और अब इसको भी ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो भाई ऊपर क्या है? 2 1 2 3, इधर भी 2 1 2 3, इधर भी 2 1 2 3, 2 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 2 3, 2 1 2 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 3 2 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा, 2 1 2 3 ऐसे रहेगा, याद रखें। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसा 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, याद रखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? कौन सी प्रक्रिया नहीं होती नाइट्रोजन चक्र में? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है यूवी रेज के प्रेजेंस में। बिल्कुल होती है, नहीं ये तो होती है, तो हमें पूछा नहीं होती है ना, कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? नाइट्रोजन के ऑक्साइड H2O के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ये भी प्रक्रिया होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। नाइट्रेट राइजोबियम की मदद से नाइट्रोजन बनाते हैं, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। अमोनिया बैक्टीरिया के प्रेजेंट में नाइट्रोजन बनाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो नाइट्रेट जो है, NO3 जो है नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रक्रिया कभी होता ही नहीं, और वो भी राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं। राइजोबियम तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। किसमें पाया जाता है राइजोबियम? राइजोबियम पाया जाता है आपके दलहनी पौधों में, लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में पाई जाती है। अगर मैं यहां पर बना दूं लेग्यूमिनस प्लांट, कैसे होगा? ये रहा लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, ये मान लो प्लांट है। अब इसका जड़ मैं बना देता हूं, इसका रूट ऐसे कुछ इस तरीके से, ये रहा इसका रूट। ठीक है, इसके रूट में कुछ गांठें पाई जाती है, लेग्यूमिनस मतलब दलहनी पौधे, ये इस तरीके से गांठें पाई जाती है, और इन्हीं गांठों में प्रेजेंट होता है कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया भाई साहब? राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया यहां पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है? N2 फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है राइजोबियम। ठीक है, किस कौन सी पौधों में? दलहनी पौधों में, दलहनी, है ना। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि आपका हो गया चना, मटर, मूंगफली, ये सब में, है ना। द्विबीजपत्री पौधों में। ठीक, ये रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रेट राइजोबियम के प्रेजेंस में नाइट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है। हमें पूछा गया है नहीं होता। ठीक है, तो गलत वाला पूछा था, यही है गंदा वाला, गलत वाला। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहां पर मैंने सब चीजें बता चुका है आपको। ठीक है, डिटेल पढ़ सकते हैं। देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक, एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से कितने एटीपी बनते हैं कहा जा रहा है? 18 एटीपी बनते हैं। डायरेक्ट याद रखना, 18 एटीपी बनते हैं। यहां पर डिटेल लिखा गया है, देख सकते हो। वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन गिव्स, एक होता है पायरुवेट से
एसिटिल कोए बना, ठीक है, क्या बना, पाइरुवेट से एसिटिल कोए बनेगा, पाइरुवेट से जब एसिटिल कोए बनेगा तो यहां पर एक NADH मिला और एक NADH से याद रखना 3 ATP मिलता है, याद रखना एक NADH से 3 ATP मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेब्स साइकिल में आपको 3 NADH मिला जिससे कि 3 तिया 9, आपका 9 ATP मिल गया और फिर आपका 1 FADH मिलेगा, ठीक है, 1 FADH मिलता है क्रेब्स साइकिल में और एक FADH कितना ATP देता है, 2 ATP देता है, तो यहां पर 2 ATP हो गया। एक GTP मिलता है क्रेब्स साइकिल में और एक GTP से एक ही ATP मिलता है भाई साहब, है ना, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब जोड़ सकते हैं कि भाई यहां से आपका 3 ATP हुआ, यहां से 9 होती, 9 और 3 आपका हो जाएगा 12, यहां से 2 ATP मिल गया 13 14, 9 3 12 18 ATP, गलत लिखा है भाई साहब इन्होंने, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 15 ही ATP हुआ और कैसे जोड़ दिया ये, ठीक है। खैर कुछ मिस्टेक है, एक आध मिसिंग होगा, एक आध ठो, ठीक है, इतना डिटेल में वैसे नहीं पूछेगा। आप एक चीज याद रखना कि हमेशा एक चीज याद रखना 18 ATP मिलता है पाइरुवेट से कार्बोलिक पाइरुविक क्या बोल रहा हूं मैं, सिट्रिक एसिड साइकिल में, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल में जब पाइरुवेट के एरोबिक रेस्पिरेशन से 18 ATP मिलता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलो इसको नहीं भी याद रखोगे इतना डिटेल तो चलेगा, बस ये याद रखना कि पाइरुविक एसिड का जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है पाइरुविक अम्ल का, तो एक पाइरुविक अम्ल से कितने ATP प्राप्त होते हैं, 18 ATP प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलो which of the following dissolve in water in guard cell to induce the opening of stomata, ठीक है, निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन रक्षक कोशिका या गार्ड सेल के जल में घुलकर वातरंध्र या स्टोमेटा को खुलने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि आपको गार्ड सेल का स्ट्रक्चर पता होगा भाई साहब, है ना, गार्ड सेल कुछ इस तरीके से होता है, किडनी शेप में, ये इधर और दूसरी कोशिकाएं पाई जाती है ना, ऐसे। तो ये जो गार्ड सेल है ना, ये ओपन कब होता है, ये ओपन स्टेज में है अभी, ओपन तब होता है जब इस गार्ड सेल में पानी इंटर कर जाता है, और पानी इंटर कैसे करेगा, जब अंदर पानी की कमी होगी, और अंदर में पानी की कमी कराने के लिए यहां पर एक पोटेशियम मैलेट नाम का अंदर घुस जाता है सब्सटेंस, पोटेशियम अंदर घुसता है और मैलेट के साथ मिलकर, पोटेशियम अंदर घुसेगा और मैलेट के साथ मिलकर पोटेशियम मैलेट बनाता है, ठीक है। और जब पोटेशियम मैलेट इसके अंदर ऐसे घुस जाएगा गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम मैलेट के घुसने से क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होने से उसके अंदर पानी की कमी हुई, और जैसे ही पानी की कमी होगी तो पानी बाहर से अंदर जाएगा, और पानी जब बाहर से अंदर जाएगा तो ये गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, गार्ड सेल फूल जाते हैं। तो याद रखना स्टोमेटा को ओपन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेशियम मैलेट, के मैलेट भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, के मैलेट, के को ही तो पोटेशियम बोलते हैं ना, के मैलेट भी बोलते हैं। पोटेशियम मैलेट अंदर घुसता है और गार्ड सेल को स्वेल करवा देता है पानी को अंदर बुलाकर, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस होती है यहां पर, क्या होती है यहां पर, देखो एंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या है, पानी का अंदर आना, एक्सोऑस्मोसिस मतलब पानी का बाहर जाना, तो यहां पर क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है, एंडोऑस्मोसिस यहां पर होता है ना। चलो आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोमेटा ओपन, देखो ये आंसर है उसका, एक्सप्लेनेशन है क्यों ओपन होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की वजह से, ठीक है। गार्ड सेल में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी अंदर आता है, और पानी अंदर आया तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ये पढ़ सकते हैं आप डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेरी डिसीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी वजह से होता है बेरी डिसीज, विटामिन B1 की कमी की वजह से बेरी डिसीज होता है, बी से बेरी, बी से विटामिन B1, ठीक है, बी से बेरी, बी से विटामिन B1 याद रखेंगे, ठीक है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होता है, याद रखेंगे, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन, बेरी रोग विटामिन बी, थियामिन, विटामिन बी को और क्या बोलते हैं, थियामिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विटामिन बी को थियामिन भी कहा जाता है, इसकी कमी से होता है बेरी डिसीज। और विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और नर्व फंक्शन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, क्या होता है, आवश्यक होता है। इसकी कमी से
नसों से संबंधित बीमारी होती है, मांसपेशियों की कमजोरी और हृदय संबंधी समस्याएं हो जाती है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। कौन सी बीमारी? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होता? हमें पूछा गया है नहीं होता है। कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होता है? तो यहां पर याद रखना, पोलियो किसकी वजह से होता है? पोलियो वायरस से। ठीक है, एड्स किसकी वजह से होता है? HIV वायरस से। ठीक है, और कंजंक्टिवाइटिस भी वायरस की वजह से होता है, हमको पता है। प्लेग जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से? बैक्टीरिया। तो हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वायरस से नहीं होता है? प्लेग बीमारी वायरस से नहीं होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया? यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, यहां पर देखो यर्सीनिया पेस्टिस लिखा गया है। ठीक है, पोलियो कॉज्ड बाय पोलियो वायरस से होता है। एड्स HIV वायरस से होता है। कंजंक्टिवाइटिस कॉमनली कॉज्ड वायरस आल्सो कैन बी बैक्टीरिया होता है। मतलब कंजंक्टिवाइटिस जो है, आंखों में जो पानी, आंसू आना, लाल हो जाना, ये किसकी वजह से? वायरस की वजह से होता है, या बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, लेकिन वायरस तो है। बट वायरस इज कॉमन इन एग्जाम्स। ठीक है, वायरस जनरली एग्जाम में पूछा जाता है ना। प्लेग कॉज्ड बाय बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है ना, यहां पर याद रखना। प्लेग किसकी वजह से होता है? यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से प्लेग होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 121, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। रतौंधी किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से? विटामिन डी नहीं आएगा। ठीक है, विटामिन डी तो बिल्कुल नहीं आएगा। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। विटामिन के नहीं आएगा। विटामिन ए इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन ई भी नहीं आएगा। ठीक है, विटामिन ए आंखों से संबंधित बीमारी, विटामिन ए। अब नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखाई देना है ना। देखो यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। हमारे आंखों में एक रोडोप्सिन विजुअल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि किसमें पाया जाता है? रॉड सेल में पाया जाता है। और ये जो रोडोप्सिन है ना, हमारे आंखों में ना दो प्रकार के कोशिकाएं होती है, दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होता है क्या? एक होता है रोडोप्सिन, और एक क्या होता है? एक रोडोप्सिन होता है और एक होता है एक होता है रॉड सेल और एक होता है कोन सेल। ठीक है, क्या क्या? रॉड सेल एंड कोन सेल पाए जाते हैं। ये देखो आंखों में एक है रॉड सेल और एक होता है कोन सेल। तो ये जो रॉड सेल है ना, इसमें रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है, जो कि एक विजुअल प्रोटीन है। और ये जो रोडोप्सिन है वो विटामिन ए की वजह से बनता है। विटामिन ए रोडोप्सिन को बनाने में मदद करते हैं, है ना। और ये जो दोनों सेल है ना, वो रेटिना में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं ये दोनों सेल? रेटिना। हमारे आंख में जो रेटिना प्रेजेंट है ना, वहीं पर दोनों सेल पाए जाते हैं, विच इज एसेंशियल फॉर विजन इन डिम लाइट। देखो रोडोप्सिन कम लाइट में देखने के लिए मदद करते हैं, रॉड सेल में पाए जाते हैं, विटामिन ए की वजह से बनते हैं। और कोन सेल जो है ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रॉड सेल कम लाइट के लिए, कोन सेल ब्राइट लाइट के लिए। ठीक है, चलो अंधेरे में आपको देखना है तो रॉड सेल काम करेंगे, और बहुत लाइट है उसमें देखना है तो कोन सेल, है ना। इसकी कमी से कम रोशनी में देखने की क्षमता घट जाती है। तो विटामिन ए याद रखेंगे, आंख से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोट इज। प्रोकैरियोट में पाया जाने वाला राइबोसोम कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा 70S। ठीक है, दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आपको बता दूं कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में आपका 70S राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में आपका 70S भी पाया जाता है और 80S भी पाया जाता है। ठीक है, 70 और 80 दोनों पाया जाता है। 80S एंड 70S भी पाया जाता है। और ये जो 70S है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में ही पाया जाता है। क्या? 70S राइबोसोम यूकैरियोट के। बट 80S राइबोसोम बाकी जगह, जैसे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और बाकी जितने भी राइबोसोम्स हैं उनमें 80S पाया जाता है यूकैरियोट के। और प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब ये जो 70S है ना, इसको दो में डिवाइड किया रहता है, मतलब दो सब यूनिट रहते हैं इसके, एक लार्ज सब यूनिट और एक होता है क्या? स्मॉल सब यूनिट।
50 प्लस 30। और इसकी बात करें अगर तो ये एक होता है 60 और एक होता है 40s। अगर हम जब भी राइबोसोम के स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो एक होता है ऐसे लार्ज सब यूनिट है ना, एक ऐसे लार्ज सब यूनिट होता है और एक ऐसे स्मॉल सब यूनिट होता है ऐसे। तो लार्ज सब यूनिट अगर 70s है, अगर 70s है, सॉरी, अगर प्रोकैरियोट का राइबोसोम है, ठीक है, तो 70s राइबोसोम होगा, है ना। तो इसमें 70s की बात करते हैं, 70s में ये वाला क्या रहेगा, बड़ा वाला क्या रहेगा, 50s रहेगा, और 70s का ये वाला क्या रहेगा, 30s रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं पर अगर बात करते हैं, ये राइबोसोम जो है 80s राइबोसोम यूकेरियोट का है, तो ये अगर 80s है तो ये बड़ा वाला क्या है, 60s है, और अगर ये 80s का छोटा वाला है तो ये कौन सा है, 40s राइबोसोम है। इतना आपको याद रखना है। राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। स्मॉल वाला नीचे, लार्ज वाला ऊपर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम पाया जाता है और यूकेरियोट में 70 प्लस 80 दोनों पाया जाता है। 70 सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। चलो, इतना डिटेल बहुत है आपके एग्जाम के लिए, यहां पर वही चीज लिख दिया गया है ना। अब ये जो सेंटेंस है बहुत आसान सा है, ये भी ठीक है, बहुत आसान है। चलो देखते हैं, ध्यान से समझेंगे, है ना। रीजन, सॉरी, पहले तो असर्शन पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। सम सेल्स एंटर, हिंदी में पढ़े क्या, कुछ कोशिकाएं G0 अवस्था में प्रवेश करती है जिसके कारण कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाते हैं। कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाते हैं जब कुछ कोशिकाएं G0 अवस्था में एंटर कर जाती है, ठीक है। ये सेल साइकिल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सेल साइकिल की बात हो रही है। तो सेल साइकिल या कोशिका चक्र में कुछ कोशिकाएं क्या होती है, G0 अवस्था में चली जाती है, ठीक है। मतलब सेल साइकिल की जब बात करते हैं ना हम लोग, तो 3 फेज होते हैं, एक होता है G1, एक होता है S और एक होता है G2। लेकिन यही G2 के पास में ना G0 अवस्था भी होता है, तो कुछ कोशिकाएं G0 में चली जाती है। कारण क्या है, G0 अवस्था मिटोजेन, यहां पर देखते हैं, G0 फेज अकर्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ माइटोजन एंड एनर्जी रिच कंपाउंड। मतलब जब एनर्जी रिच कंपाउंड अवेलेबल नहीं है और माइटोसिस कराने वाले फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तब जाकर वो G0 अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, दोनों कथन सही है, मतलब अभिकथन और कारण दोनों बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अभिकथन एवं कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, है ना। चलो, यहां पर इसका डिटेल दे दिया गया है। सेल में इंटर G0 फेज वेयर दे स्टॉप डिवाइडिंग एंड द सेल साइकिल बिकम इनएक्टिव, सो असर्शन इज ट्रू, ठीक है। सेल कोशिका जो है जब G0 अवस्था में जाती है तो वो अपना डिवीजन रोक देती है, डिवीजन रुक जाता है कोशिका का, विभाजन रुक जाता है कोशिका का, ठीक है। क्यों ऐसा होता है पता है, क्योंकि जब माइटोजेंस एब्सेंट रहते हैं, माइटोजन मतलब क्या, माइटोसिस या कोशिका विभाजन कराने वाले कुछ फैक्टर्स एब्सेंट रहते हैं और सफिशिएंट एनर्जी की कमी हो जाती है या कुछ रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, तभी जाकर कोशिका G0 या क्वोशेंट फेज भी बोलते हैं, मतलब कोशिका क्या करता है पता है, आराम करने चले जाता है। कोशिका क्या करता है, आराम करने चले जाता है, तब जाकर G0 फेज इसे बोलते हैं, ठीक है। चलो, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। देखो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 124, है ना। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर, अरे बाप रे, इतना आसान क्वेश्चन तो जीवन में आपने हमेशा देखा ही होगा, हर किसी को यह क्वेश्चन पता होगा। कोशिका को प्रथम बार खोजा था किसने, रॉबर्ट हुक ने खोजा था भाई साहब, है ना, सबको पता है ये, ठीक है। ये देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। हमको पता है कि मिलाना है कॉलम ए को कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। मतलब इधर क्या दिया गया है, इधर दे दिया गया है कॉलम 1 और इधर दे दिया गया है कॉलम 2, तो इसको मिलान करना है। कैसे मिलाते हैं देखते हैं। इन सब में से क्या पता है हमको, उत्पादक, उत्पादक कौन होते हैं, पौधे होते हैं, हरे पौधे। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है।
यहां पर सी का फर्स्ट हो जाएगा। फिर आहार नाल देखते हैं, खाद्य वेब, फूड वेब देखते हैं। फूड वेब की बात करते हैं तो उपभोक्ता द्वारा सौर ऊर्जा, सोलर, खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंध, बिल्कुल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, मतलब कि ए को बी खाता है, बी को सी खाता है और सी को डी खाता है। ये खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है। और यही जब आपस में बहुत सारे फूड चेन आपस में मिल जाते हैं तो उसे खाद्य जाल बोलते हैं, है ना, या फूड वेब बोलते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा हमारा, डी का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं डी का फोर्थ। अब देख लेते हैं सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ कहां पर है। सी का सी का फर्स्ट ये रहा। ठीक है, एक ही में आंसर है, हो गया। और डी का फोर ये रहा। ठीक है, अब ए का थर्ड है, क्या देखते हैं। ए का थर्ड सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये हो जाएगा ए का थर्ड बोला है, ए का थर्ड टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी, बिल्कुल उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा से सकल कार्बनिक तत्व का उत्पादन, बिल्कुल मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सूर्य की ऊर्जा की मदद से जितना भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वही क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, और अगर द्वितीयक उत्पादकता की बात करें तो सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, ये देखो यहां पर दिया गया है रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर यही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट ने बनाया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर ने बनाया, बस यही है। तो हमको आंसर हमारा मिल गया, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, ये रहा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज वेल डिफाइंड नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ठीक है, निम्न में से किस जगत किंगडम में परिभाषित सीमाएं नहीं होती। तो प्रोटिस्टा हायर में आ जाते हैं। ये तीनों ना यूकैरियोट है। ठीक है, ये तीनों जो है यूकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या, वेल डेवलप्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। बट ये मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये कहलाते हैं और ये वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। मतलब बैक्टीरिया में ना कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता। ठीक है, तो उसका आंसर यही हो जाएगा कि किस जगत किंगडम में परिभाषित सीमाएं नहीं होती, मोनेरा। ठीक है, यहां पर इसका आंसर भी लिखा गया है। ठीक है, मोनेरा किंगडम में आने वाले जीव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते, इसलिए इनके अंदर की संरचनाएं की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती। ठीक है, और अदर विकल्प के बारे में दिया गया है, यहां पर देख सकते हैं, है ना। चलो, तो यहां पर हम लोग लगभग 30-32 क्वेश्चन किए हैं और ये सारे 30-32 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, तो गारंटी है कि आपका सीजी टेट का एग्जाम में बायोलॉजी के 5-6 क्वेश्चन आएंगे, वो नहीं छूटेंगे। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसीज हो गया, है ना, आपके हार्मोन्स हो गए, इन सबसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, और इन्हीं टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस आने हैं। जितना पढ़ाया गया है थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो एक बार और देखो और देखो और देखो, बिल्कुल समझ आएगा और क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। ठीक है, और जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा तो मैं आंसर की भी डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और जो भी सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर बायो वाले हैं या व्यापम के जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सभी आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, इतनी मेहनत करो जितने की आपने आज तक कभी करी ना हो। अपने लिमिट्स को इतना ज्यादा पुश करो, इतना ज्यादा पुश करो जिसकी हद ना हो, है ना। क्योंकि हर वीडियो में यही बोलता हूं, 2026 का जो साल है आपके जीवन का सबसे सुनहरा, सबसे अच्छा साल होना चाहिए, क्योंकि इस साल आपको गवर्नमेंट जॉब एक लेके ही रहना है और बाकी चीजें आप थोड़ी सी साइड रख दो। जिन चीजों पे आप अभी तक अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे, अभी तक बर्बाद कर लिए, अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई में कंसंट्रेट कर लो, मेहनत कर लो, गारंटीड मेहनत का फल मिलता ही मिलता है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई भी
फीडबैक है तो जरूर कमेंट करके बताएं। कोई दुख दर्द समस्या परेशानी है तो भी बताएं, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए नंबर जो मैं लिखा था उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।